जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस और एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है, तो ये एक समस्थानिक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी इसको हम समझते चलेंगे जिससे कि आपके लिए और आसानी हो जाए, है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक कहते हैं, है ना। तो आप समस्थानिक भी समझ गए होंगे कि समस्थानिक किसे कहते हैं। और जो यह प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है, यह हाइड्रोजन के समस्थानिक है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है ना। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि नर्मदा का अगर उद्गम स्थल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है ना। नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और संगम स्थल जो है इसका वो अरब सागर में है। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये भारत के डेयरी उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर समझ लेते हैं तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो हुआ था ये 1990 में शुरू हुआ था और ऑपरेशन फ्लड के जनक जो हैं ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था। तो मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का जो शासनकाल था ये कब था, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर समझें तो जहांगीर जो था ये अकबर का बेटा था और जहांगीर का असली नाम जो था वो सलीम है ना। और मुगल सम्राट जहांगीर को आगरा में बनी न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर जो है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और भी रोग होते हैं जो प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं, तो हम उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग जो हैं वो हैं एडिमा और एनीमिया। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, तो 1/3 सदस्य। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें कि राज्यसभा में 246 सदस्य होते हैं और अनुच्छेद 64 और 89 में वर्णित है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदौली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो किसानों के जो है आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर समझे तो बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था ये जून 1928 में गुजरात में हुआ था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो है ये कौन सा है जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 300A। 300A जो है ये अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखें कि तो भारत के संविधान के 44 पर संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 300A जोड़ा गया है ना। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष
कौन थे? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर समझें तो कृपलानी से पहले जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य का स्थापना जो थी ये किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखें तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी ये 1347 ईस्वी में हुई थी। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती की थी, है ना। तो वो कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अशफाक उल्लाह खान थे। अशफाक उल्लाह खान थे। हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी ये अक्टूबर 1924 कानपुर में हुआ था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय जो है ये कहां पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में है। कहां है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लें तो सालार जंग संग्रहालय जो है का निर्माण ये सालार जंग तृतीय के नाम से मशहूर नवाब मीर यूसुफ अली खान ने 1951 में किया था, है ना। तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा जो है यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अभी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया हूँ, है ना। दूसरा क्वेश्चन था शायद, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा जो हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह रहा है कि नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में अगर देखें तो बरना, कोलार, मान, उरी है ना। ये सब नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं उन विभिन्न परिस्थितियों तंत्रों का एक संग्रह है जिनमें एक समान जलवायवीय परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो वो कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीओम है। कौन है? जीओम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? तो सम्राट अशोक जो थे ये किस राजवंश के शासक थे? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मौर्य राजवंश के शासक थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखें तो अशोक के 13वें शिलालेख जो है ये सबसे लंबा शिलालेख है और इसमें अशोक की कलिंग विजय का वर्णन है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ जो है लेख है ये रूमिन देई है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? यह अशोक के 13वें शिलालेख में है और इसकी जो है यह कलिंग विजय का वर्णन है। और सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है? रूमिन देई है ना। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखें तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा किस वर्ष में चयन किया गया था? तो 1929 में किया गया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये 28 से 31 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में आयोजित किया गया था, है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। 28 से 31 दिसंबर के बीच में हुआ था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है? तो इटाई रोग जो होता है ये किस तत्व की विषाक्तता के कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैडमियम। किसके कारण?
कैडमियम के कारण होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखें तो मिनामाटा रोग जो है ये एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होता है ना। तो पारा विषाक्तता के कारण कौन सा रोग होता है, तो मिनामाटा रोग है, और ये कैसा है, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय का आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी अनुच्छेद 137। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस जो है ये हाइड्रोजन है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसके समझ लेते हैं तो हाइड्रोजन जो है ये आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है ना। तो हाइड्रोजन जो होता है ये आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है और जो सबसे हल्का भी है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। तो किस प्रकार की मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर जो है लेटराइट लेटराइट मृदा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखें तो लेटराइट मृदा चट्टानों की टूट फूट से बनती है और इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो दूधगंगा जो नदी है ये कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर देख लेते हैं तो दूधगंगा नदी भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है ना। तो जो दूधगंगा नदी है ये कहाँ कहाँ बहती है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है ये दूधगंगा है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि वीडियो के अंत में हमने 10 क्वेश्चन से जो है ये करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन लिए हैं है ना। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं विश्व निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। तो विश्व जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, तो केरल राज्य का। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखते हैं तो केरल के प्रसिद्ध त्योहार जो है ये ओणम, अट्टुकल पोंगल, केरल नाव महोत्सव, त्रिशूल पुरम, मकर विलुक्कु महोत्सव, ये सब जो है ये केरल के प्रसिद्ध त्योहार हैं ना। इन सभी त्योहारों को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि ये सब कहाँ के त्योहार हैं, तो केरल के हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सांची स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सांची स्मारक जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो सांची स्तूप का निर्माण जो है ये अशोक ने करवाया था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ाई करते हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीरगति प्राप्त की थी। तो ये किस वर्ष में वीरगति प्राप्त की थी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1858 में उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजारों में खरीदार और विक्रेता जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्थान होते हैं वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक का व्यापार करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूंजी बाजार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूंजी बाजार। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखें तो मुद्रा बाजार हुआ है जहां मुद्राओं का कारोबार होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जहां मुद्राओं का कारोबार होता है वो कहाँ क्या कहलाता है, तो मुद्रा बाजार कहलाता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था। तो किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था, तो काकतीय। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, काकतीय राजवंशों के द्वारा है ना किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनामुडी। अनामुडी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर देखें तो अनामुडी जो है ये केरल राज्य में स्थित है। अनामुडी कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है थिरुमलाई नायकर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो थिरुमलाई नायकर महल जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो मदुरै में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरै है ना। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि वित्त विधेयक केवल डैश में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वित्त विधेयक जो है ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(2) में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। ऐसे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वित्त विधेयक कहलाता है। इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। इसमें राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति प्राप्त होती है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी चीजों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? तो अनुच्छेद जो 32 है ये भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भाग 3 से संबंध रखता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखें तो अनुच्छेद 32 जो है यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, यह एक मौलिक अधिकार है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमीर खुसरो एक शाही कवि थे, वे निम्नलिखित में से किस सूफी हजरत के शिष्य थे, है ना? तो वो किस सूफी हजरत के शिष्य थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखें तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, है ना? अमीर खुसरो जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति जो है ये किस वर्ष किए थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख ले तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1979 में ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखें तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हुई थी। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? मोरारजी देसाई थे, है ना? इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि नल्ला माला की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नल्ला माला की पहाड़ियां जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान का प्रथम अधिनियम संशोधन अधिनियम जो है वह ये 1951 में लागू किया गया था, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं तो प्रथम जो संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 15, 19, 85, 86, 174, 176, 341, 342, 372 और 336 में संशोधन किया, है ना? तो ये जब प्रथम संशोधन अधिनियम होता तो अनुच्छेद इतने में संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है ना? तो कौन सा प्राधिकरण है जो भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो रामचरितमानस के महाकाव्य जो हैं ये इनके रचयिता तुलसीदास हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखें इनके तो रामचरितमानस शब्द का शाब्दिक अर्थ है राम के कर्मों की झील, और इस महाकाव्य को 7 भागों में बांटा गया है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मेघालय का जो है फसल कटाई त्योहार जो है कौन सा है? तो हम देख लेते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा वंगाला, है ना? बंगाला जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर देखें तो असम का फसल उत्सव जो है ये कौन सा है? तो बिहू है, और तमिलनाडु का फसल उत्सव देखें तो ये पोंगल है, और पंजाब का फसल उत्सव देखें तो लोहड़ी है, और पंजाब और हरियाणा का फसल उत्सव जो देखें तो ये वैसाखी है, और उड़ीसा का फसल उत्सव देखें तो नुआखाई है, और केरल का फसल उत्सव देखें तो ओणम है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना? तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो मालाबार विद्रोह जो हुआ था ये 1921 में हुआ था, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कौन सी जो होती है पृथ्वी के वायुमंडल की परत जो होती है क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो हमारा ऑप्शन बी सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो ओजोन मंडल की जो मोटाई है ये 3 किलोमीटर है और ओजोन मोटाई की इकाई जो है ये डाप्सन यूनिट है ना। तो ओजोन जो होता है उसकी मोटाई की इकाई जो होती है वो डाप्सन यूनिट होते हैं और ओजोन मंडल की मोटाई कितनी है वो 3 किलोमीटर है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये आपके अब यहाँ से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चालू हो जा रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चालू हो जा रहे हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश बने हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो सेल का जो होता है फुल फॉर्म ये क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है और स्थापना देखें तो 19 जनवरी 1954 को हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली है और सीईओ कौन है? सोमा मंडल है ना, सीईओ है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण 2023 जो है ये कब मनाया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया गया था, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो जो ये पर्यावरण दिवस जो मनाए जाते हैं, मैंने जो भी दिवस मनाए जाते हैं उनकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन है ना, ये इसकी थीम थी। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 18वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन बना है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कसाबा कोरोसिक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखें तो UNGA का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है ना। और स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। और सदस्य देश कितने हैं? 193 हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली सोलर सिटी इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी कौन सी बनेगी है ना। तो कौन सी बनेगी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सांची मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया? तो किस योजना को शुरू किया था? तो अमृत धरोहर योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि बोला तिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं है ना। तो बोला तिनुबू जो है ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया के। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो राजधानी नाइजीरिया की क्या है? अबूजा है और मुद्रा क्या है? नाइजीरियाई नायरा है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करने के लिए मोह घर योजना किस राज्य में शुरू की है? किस राज्य ने शुरू? तो मोह घर योजना किस राज्य ने शुरू किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा ने शुरू किया गया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये किस राज्य ने जीता है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने जीता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखें तो आयोजन स्थल कहाँ पर था? उड़ीसा में था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आखिरी क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 मई को मनाया गया है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो इसकी थीम क्या है? तो पीस बिगिंस विद मी। क्या है? पीस बिगिंस विद मी है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।